नमस्कार दोस्तों आज भारत बंद है क्योंकि 25 करोड़ वर्कर्स, सोच के देखिए 25 करोड़ वर्कर्स इस स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं और इसको दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्राइक बताया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, भारत बंद ऑन जुलाई 9, ओवर 25 करोड़ वर्कर्स टू ज्वाइन नेशन वाइड स्ट्राइक। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि किसने ये स्ट्राइक बुलाई है, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है और क्या चीज़ें खुली हो सकती हैं, क्या बंद है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्ट्राइक हो क्यों रहा है, इतने बड़े वर्कर्स, इतने सारे वर्कर्स एक साथ स्ट्राइक पर क्यों जा रहे हैं, इसको डिटेल में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, ये आपके पास सबसे सही मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि आज से ही, मतलब जस्ट कल आज से ही पूरा बैच स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत आप इसमें मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि 11 महीने की पूरी प्रिपरेशन रहेगी और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और यहाँ पर अलग अलग फैसिलिटीज के हिसाब से हमने पैकेज बनाए हैं। जो भी आपको चूज करना है कर सकते हैं। यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, गाइडेंस लेना चाहते हैं तो ये फोन नंबर है, मेरी पर्सनल टीम आपको इसमें हेल्प कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये भारत बंद क्या है। भारत बंद एक नेशन वाइड जनरल स्ट्राइक बुलाया गया है बड़े ग्रुप ऑफ वर्कर्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, और जो सिटीजन्स हैं वो इससे काफी इंपैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि 25 करोड़ वर्कर्स बोला जा रहा है कि इस पूरे स्ट्राइक में शामिल होने वाले हैं और जो मेजर नेशनल लेवल ट्रेड यूनियंस हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है कि कौन ये स्ट्राइक बुला रहा है, कौन कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। देखो, देश की जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं, जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिनको कहा जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC जो लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करती हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, HMS हिंद मजदूर सभा हो गया, CITU हो गया, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, और इसके अलावा भी बाकी के भी, मतलब कुल मिलाकर 10 जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये पूरा स्ट्राइक बुलाया गया है एक साथ, और इसको सपोर्ट भी किया जा रहा है पीछे से। अगर आप देखोगे, आपको याद होगा जो फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था 2020 में, तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, जो कि एक कोएलिशन है फार्मर यूनियंस का, तो इनके द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा हो गया, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन, रूरल एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स, सभी इसको एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और ये काफी इंफ्लुएंशियल प्लेयर हैं लेबर राइट्स मूवमेंट में। खैर, अब क्वेश्चन ये आता है कि इनके द्वारा स्ट्राइक क्यों बुलाया गया, इनकी मांगे क्या हैं। देखो, ये जो प्रोटेस्ट है, इट इज अगेंस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, जो इस समय PM मोदी की सरकार है, जो इस समय करंट गवर्नमेंट है और ये तीसरा टर्म है PM मोदी का, तो उनके द्वारा जो पॉलिसीज लाई गई हैं पिछले कुछ वर्षों में, उसी को लेकर ये पूरा स्ट्राइक किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर न्यू लेबर कोड से रिलेटेड है। 2020 में जो पास हुआ था, बेसिकली सरकार ने क्या किया, जो 29 एग्जिस्टिंग लेबर लॉस थे, कानून थे लेबर से रिलेटेड, उसको 4 कोड में मर्ज कर दिया, जैसे कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। ये 4 के अंदर सभी के सभी जो 29 लेबर लॉज हैं उसको मर्ज कर दिया गया था। अब इन प्रोटेस्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से, ऐसा करने की वजह से जो वर्कर्स के राइट टू यूनियनाइज है, मतलब वर्कर्स आसानी से पहले यूनियन बना सकते थे, चीजें कर सकते थे, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके राइट्स को छीना जा रहा है। जो स्ट्राइक और कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हुआ करती थी यूनियंस की, वो यहां पर हटाई जा रही है और जो जॉब सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होता था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट किया जा रहा है। तो इसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि इसको पूरी तरह से रोल बैक करना चाहिए, जितने भी कोड लाए गए हैं, और एक ट्रिपटाइट कंसल्टेशन करना चाहिए गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, ताकि एक सोल्यूशन निकाला जा सके। दूसरा, यहां पर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वर्कर्स का कहना है, जैसे बैंक्स, LIC, BPCL, रेलवेज, एयरपोर्ट, तो इन सब का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ऐसा वर्कर्स का कहना है। उनका मानना है कि इससे जॉब लॉसेज हो रही हैं, डर है एक प्रकार से, और जो पब्लिक ओनरशिप हो रही है, ओनरशिप होनी चाहिए, उसका इरोजन हो रहा है। देश में पहले काफ़ी सारी पब्लिक कंपनीज थी और सरकार से लोग जुड़े हुए थे, तो उसको एक प्रकार से डाइल्यूट किया जा रहा है। और साथ ही साथ सरकार का जो कहना है ना स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, कि कई जगहों पर सरकार अपना स्टेक कम कर रही है, तो उसमें डिमांड यह है कि इसको रोकना चाहिए। ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट सही नहीं है, अदरवाइज वर्कर्स के जो राइट्स हैं वो छीने जा सकते हैं। फिर इसके अलावा देश के अंदर जो इकोनॉमिक समस्या है, इन्फ्लेशन, वेज इनसिक्योरिटी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात
बात है, वर्कर्स अगर काम कर रहा है, उसको एक स्पेसिफिक पैसा मिल रहा है, इनकम मिल रही है, और अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो भी पैसा है वो एक प्रकार से कम हुआ ना। जो पैसे की पावर है, जो परचेजिंग पावर है, वो एक प्रकार से कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। तो फूड प्राइसेस में जो उछाल चल रहा है, जीएसटी का बर्डन हो गया, फ्यूल कॉस्ट हो गया, इसकी वजह से वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मिनिमम वेज इंक्रीज नहीं किया गया है। तो वर्कर्स का कहना है, यूनियंस का कहना है कि कम से कम 26,000 रुपए पर महीना वेज को करना चाहिए, और ये एक यूनिवर्सल पेंशन लाना चाहिए सभी वर्कर्स के लिए। जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, कम से कम 3,000 रुपए का एक यूनिवर्सल पेंशन लाना चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है, तो फार्मर्स के द्वारा भी डिमांड है, और ये डिमांड वही वाली है। 2020 में आपको याद होगा, इतने लंबे समय तक ये पूरा प्रोटेस्ट चला था फार्मर्स का। तो उस समय एमएसपी को लीगल गारंटी करना, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल सरकार लेकर आई थी, उसको विड्रॉ करो, जो लोन वेवर है वो करो, और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट में फंडिंग है मनरेगा में, उसको और ज़्यादा बढ़ाओ। फिर इसके साथ साथ जो कंपनसेशन है, फार्म प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसा वर्कर्स का कहना है, फार्मर्स का कहना है, तो उनको कंपनसेट किया जाए। तो ये एक डिमांड हो गया। और साथ ही साथ आखिरी डिमांड यहाँ पर लेबर डायलॉग को लेकर है। मतलब भारत के अंदर लेबर डायलॉग, लेबर से बातचीत करके एक कॉमन सोल्यूशन पर आना, वो नहीं हुआ है। लास्ट जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हुआ था 2015 में, और आज के डेट में कोई भी एक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस के बीच में पॉलिसी कंसल्टेशन हो सके। तो इसको लेकर भी मांग उठ रही है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। फॉर एग्जांपल बैंकिंग की अगर हम बात करें, तो जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, तो उनके जो ब्रांचेज हैं वो शट रहेंगे, वो बंद रहेंगे। जो चेक क्लियरिंग है उसमें डिलेज आएगा, एटीएम थोड़ा सा ड्राई हो सकते हैं। इंश्योरेंस का जहां तक सवाल है, देखो एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस का नहीं कंपनी, भले ही सरकार ने थोड़ा सा स्टेक अपना बेचा है, अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, तो भले ही, लेकिन फिर भी है तो सरकारी कंपनी। तो एलआईसी हो गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, तो जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी हिट हो सकता है, रोड ब्लॉकेजेस किए जा सकते हैं मेजर सिटीज़ के अंदर। पोस्टल सर्विस भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि जो आपका इंडिया पोस्ट हो गया, सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो इसके अंदर शामिल होंगे। रेलवेज़ का जहाँ तक सवाल है, तो देखो अभी यूनियंस पार्टिसिपेट ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, ये आपको समझना होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ लोकल जगहों पर ब्लॉकेड देखने को मिले, चक्का रेल रोको, इस तरह की चीज़ें अक्सर आपने देखी होगी। कोल्ड स्टील माइंस, जो कि सरकारी कंपनी से रिलेटेड है, एनडीएमसी हो गया, एनएमडीसी हो गया, सॉरी एसएआई, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया, तो उनके जो वर्कर्स हैं वो इस स्ट्राइक में शामिल हो रहे हैं। कंस्ट्रक्शन और पावर में जहाँ तक सवाल है, तो वर्कर्स ज्वाइन कर सकते हैं, शायद वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ऑपरेशनल रहेंगी, ऑब्वियस सी बात है, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, वो फंक्शन रहेगा। स्कूल कॉलेजेस भी खुले हैं, स्पेशली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, और प्राइवेट कंपनीज का जहाँ तक सवाल है, तो वो भी शायद इंपैक्ट नहीं होने वाला। और एसेंशियल सर्विसेज, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, पावर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, वो ईएसएमए के अंदर आती हैं, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जहाँ पर वर्कर्स स्ट्राइक पर नहीं जा सकते। अच्छा, इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो, जो स्टेट पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो डिप्लॉय किए गए हैं स्पेशली सेंसिटिव एरियाज में। कई जगहों पर सेक्शन 144, जहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, उसको एनफोर्स किया जा रहा है, स्पेशली शहरों के अंदर। और कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने नोटिस भी जारी किया है एम्प्लॉयज़ को कि वो ड्यूटी पर आएँ। और इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंपैक्ट कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होगा, स्पेशली जो ज़्यादातर इंपैक्ट है वो आपको वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जो अर्बन सेंटर्स है, जहाँ पर पीएसयू का कंसंट्रेशन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, वहाँ पर इसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें, तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, तो इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2016 में ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक बुलाया गया था, 18 करोड़ लोग शामिल हुए थे। 2020 में भारत बंद, अगेन जो आपका फार्म बिल्स था, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय भी करीब 25 करोड़ लोग पार्टिसिपेट किए थे। और इस बार आज जो आपका स्ट्राइक हो रहा है, इसमें भी 25 करोड़ से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली कितना, बट दिस मार्क्स वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑर्डिनेटेड लेबर प्रोटेस्ट ग्लोबली। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि आज ये जो भारत बंद है, ये एक मेजर प्रोटेस्ट है अगेंस्ट गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक एंड लेबर रिफॉर्म्स, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है भारत के ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के बीच में। ये कितना सक्सेस होगा, कितना फेल होगा, काफ़ी हद तक ये इन्फ्लुएंस कर सकता है जो पॉलिसी शिफ्ट है भारत सरकार जो लेकर आती है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ को लेकर। देखना होगा कितना ये इंपैक्ट करता है। बट आई होप कि इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो राइट टू स्ट्राइक भारत के अंदर, इसको लेकर कुछ 2 स्टेटमेंट दिया गया है।
फंडामेंटल क्या फंडामेंटल राइट है नहीं है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे सही मौका है आपके पास इसको ज्वाइन करने का। बस यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, ये फोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मेरी पर्सनल टीम के द्वारा दी जाएगी। डियर एस्पिरेंट्स, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए। और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400232293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।